So, page number 13, chapter number 2, We are not afraid to die if we can all be together. पूरी तरीके से ये जो चैप्टर है इसमें एक शॉर्ट सी कहानी है और शॉर्ट सी कहानी ये है कि इसमें जो नरेटर है इस चैप्टर में, ठीक है, वो नरेटर अपनी फैमिली के साथ पूरे वर्ल्ड की एक वॉयज पे जाना चाहता है। ओके। और उस वॉयज का टास्क ये है कि वो पूरे वर्ल्ड का एक राउंड ट्रिप करना चाहता है, पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर काटना चाहता है। ठीक है। अब उसकी फैमिली में है कौन कौन? अपना नरेटर है, ठीक है, उसकी वाइफ है, नरेटर का एक सन है, ठीक है, और एक उसकी डॉटर है, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है। अब साथ में इनके साथ वॉच पे 2 क्रूमैन और रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो कुल मिला के समझ लेना ये सब लोग, ओके, 4 + 2 6 लोग, ठीक है। ऑल 6 ऑफ देम दे विल बोर्ड ऑन अ शिप। तो इनकी एक शिप है, ठीक। उस शिप पे ये लोग दुनिया के राउंड पे जाने के लिए एक प्लान तैयार करेंगे और उसके बाद ये लोग निकल भी जाते हैं राउंड पे। ठीक। अब देखो, मेन चीज़ ये है इस चैप्टर में ये कि जब ये राउंड ट्रिप पे निकलते तो हैं पूरी प्लानिंग के साथ और पूरे अपने एसेसरीज और गियर्स के साथ, लेकिन बट प्रॉब्लम ये आती है कि ये जिस हिसाब से वेदर को सोच रहे होते हैं कि वेदर बहुत ही स्मूथ मिलेगा इनको और इनकी राइड बहुत ही एक्सपीरियंस भरी होगी। हाँ खैर वो एक्सपीरियंस भरी तो रहती है बट वो अच्छे नहीं, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस लेके आती है। तो होता क्या है, ये जब निकलते हैं तो सब कुछ इनके अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा होता है। बट जैसे ये लोग इंडियन ओशन के साइड आते हैं, वहाँ पर इनका जितने भी प्लान्स कर रखे होते हैं इन्होंने, वो काम करना बंद कर देते हैं। एवरीथिंग टर्न्स अगेंस्ट देम। तो सब कुछ ये बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं वहाँ ओशन में। अब इस चैप्टर से पहले तुम लोगों को एक चीज़ जाननी पड़ेगी। सबसे पहले डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शंस के लिए सबसे टॉप पे नॉर्थ होता है, सबसे बॉटम में होता है साउथ, एंड राइट साइड होता है ईस्ट, और इधर लेफ्ट साइड होता है ये वेस्ट। ये डायरेक्शंस याद रखने पड़ेंगे तुमको। ओके। अगर ये डायरेक्शंस याद कर लोगे, उसके बाद एक चीज़ तुम लोगों को और याद करनी है, वो है नोटेशंस रिगार्डिंग अ शिप। एक जो शिप होती है उसके नोटेशंस तुम्हें याद करने पड़ेंगे। उसके नोटेशन इस तरीके से हैं, ध्यान रखना। सपोज दैट ये शिप है, ओके, ठीक, इसको ऐसे बना देते हैं हम शिप। ओके। तो शिप का ये फ्रंट साइड इस साइड है, ओके। जो फ्रंट साइड होता है शिप का, उसको हम कहते हैं बो, BOW, वो कहते हैं। और जो बैक पोर्शन होता है, ठीक है, जो लास्ट पार्ट होता है, उसको कहते हैं स्टर्न, ठीक है, STERN, स्टर्न। और जो राइट साइड होता है उसको क्या हम कहते हैं? स्टार बोर्ड, स्टार्ट बोर्ड साइड कहते हैं उसको, ठीक है। इसका थोड़ा नाम बड़ा है। और जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम कहते हैं पोर्ट साइड, पोर्ट साइड। अब देखो, जनरली लेफ्ट साइड को हम पोर्ट साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने, अब तो नए शिप्स में इतना कोई कंपल्शन नहीं है। जनरली जितने भी पुराने शिप्स हैं, अगर तुम टाइटैनिक का भी एग्जांपल ले लोगे, तो शिप को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता था कि पैसेंजर्स और कार्गो, शिप पे लोडिंग और अनलोडिंग अगर जो भी होती थी वो लेफ्ट साइड से होती थी। तो जो शिप का लेफ्ट साइड रहता था वो हमेशा पोर्ट की साइड जाके लगता था। इसीलिए शिप का जो लेफ्ट साइड का हम हमेशा पोर्ट साइड बुलाते थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चैप्टर के इंट्रोडक्शन मिल गया है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं वर्ड बाय वर्ड। ओके। ओके, ठीक है। इन जून 1976 माय वाइफ मैरी सन जॉनथन। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये उनकी एज है, ठीक है। इनके जो बेटा है, नरेटर का जो बेटा है, ही इज 6 years ओल्ड। डॉटर सुजैन 7। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। इंग्लैंड का सबसे सदर्न पार्ट है ये प्लाईमाउथ, ओके, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो जो नरेटर है वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, कैप्टन जेम्स कुक। तो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 years बिफोर, 200 साल पहले, उन्होंने वर्ल्ड वॉयज की होगी और जहाँ पर उन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक ट्रिप काटा था, ठीक है। तो उसी चीज़ को ये दोबारा करना चाहते हैं लेकिन अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी, ठीक है, इनकी वाइफ, एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन। तो इनकी एज है ये 37 years ओल्ड है और ये बिजनेसमैन है बाय प्रोफेशन। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, ठीक है। वेक का मतलब होता है कि
जस्ट उन फेमस एक्सप्लोरर से बहुत इंस्पायर्ड हैं, इसीलिए उन फेमस एक्सप्लोरर की तरह वो भी कुछ काम करना चाहते हैं। एक्सप्लोरर का मतलब यहाँ पर ये कैप्टन जेम्स कुकी को बोला गया है। ओके, एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम honing our seafaring skills in British waters। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये पूरे 16 ईयर्स से जितना भी इनका लेजर टाइम होता था, लेजर टाइम का मतलब होता है खाली टाइम, ओके, जिसमें हम लोग अपने हॉबीज़ या पैशंस वाली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये अपने लेजर टाइम में सी फारिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करते थे। होनिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, ठीक है। सी फारिंग स्किल्स का मतलब होता है वाटर में जब तुम कभी ओशन में या वॉइस पे जाओगे तो कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, जैसे रोप बांधना आना चाहिए तुमको, स्विमिंग आनी चाहिए, लाइफ राफ्ट कैसे पहननी है, ये ड्रिलिंग कैसी होती है, ये प्रैक्टिस वगैरह इन सब चीज़ों की आनी चाहिए। तो ये सब वो काम किया करते थे। ध्यान रखना, जो लोग जो मतलब एक तरह से वॉयज पे जाते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनको हम कई बार सी फारर्स भी कहते हैं। फार का मतलब दूर और फारर मतलब बहुत दूर, ठीक है। तो सी फारर्स भी कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सी फारिंग स्किल्स बोला गया है। ओके, इन ब्रिटिश वाटर। तो ये लोग इंग्लैंड के थे, तो वहाँ पर जो आसपास के ओशन या सी थे, तो जो भी वाटर बॉडी इनको मिली, वहाँ पर इन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी थी। आ बोट वेव वॉकर, ठीक है। अब इनकी बोर्ड का तुम्हें नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। आंसर्स में अगर वेव वॉकर नहीं लिखोगे तो मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि ये एक कीवर्ड है। 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी। तो इससे ये पता चलता है कि इनकी जो शेप है ना, पूरी पूरी वुड की बनी हुई है। हैज़ बीन प्रोफेशनली बिल्ड, तो इन्होंने बहुत ढंग से बनवाई है। ओके, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। तो इन्होंने अपनी तो प्रैक्टिस कर ही रखी है, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन्होंने शिप की भी अच्छी खासी टेस्टिंग कर रखी है। जितना भी इनको रफेस्ट वेदर कंडीशंस मिले, रफेस्ट वाटर मिले, सब पे इन्होंने शिप को एक तरह से टेस्ट कर डाला है। ओके, द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर। ओके, देखो फर्स्ट लेग का मतलब है पार्ट यहाँ पर, ठीक है। अर्थ प्लान 3 ईयर, ठीक है। 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्लेजेंटली। फर्स्ट लैग मतलब इनको जो पूरा वर्ल्ड वॉच करना है ना, इनको बहुत टाइम लगने वाला है। अब ये मत सोचना कि ये लोग निकले हैं तो सारा खाना पाना सब एक ही बार में लाद लिया, शिप पे लोड कर लिया है और बस जाएंगे कहीं नॉन स्टॉप घूमते हुए वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनका प्लान ये है कि वर्ल्ड वॉच तो करना है, लेकिन हर जगह थोड़ी थोड़ी जगह रुकते रुकते जाएंगे और वो शहरों को, मतलब हर एक मेजर सिटीज़ में वहाँ पर जाएंगे, हार्बर पे जाएंगे और सिटीज़ को डिस्कवर करेंगे, थोड़ा घूमे फिरेंगे और फिर वापस शिप पे आएंगे और फिर दोबारा आगे बढ़ देंगे। ऐसे करके पूरे दुनिया का चक्कर काटने का प्लान है। तो कुल मिला के प्लान 3 साल का है। अब देखो होता है क्या होता है। तो इनका जो फर्स्ट पार्ट है जर्नी का, वो बहुत ही स्मूथली निकला है। पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। ये वर्ड्स याद रखना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इनको। देयरफॉर बिफोर हेडिंग ईस्ट, ठीक है, तो केप टाउन से ये लोग ईस्ट की साइड जाएंगे। वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। तो वहाँ पर केप टाउन में जब ये लोग पहुँचे थे, तो वहाँ पर इनको 2 लोग और मिल गए जो मैंने बताए थे। अमेरिकन लैरी विजल, ठीक है, ये नाम है लैरी विजल, एंड स्विस हर्ब सिल्गर, ठीक है। ये जो स्विस है ना, ये स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है। सिल्गलर मिल गए थे टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। तो कुल मिला के वी फील प्राउड कि इंडियन ओशन है वहाँ पर जा रहे हैं। बट इंडियन ओशन हम लोग फील प्राउड करते हैं क्योंकि उसको इंडियन नाम है। बट इंडियन ओशन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। इनफैक्ट जो जितने भी क्रूज़ लाइनर्स होते हैं या कंटेनर शिप या कार्गो शिप्स होते हैं, उन सबको मतलब बहुत पहले से वेदर फोरकास्ट करते रहते हैं कि आगे उस वेदर कैसा होने वाला है, क्योंकि सदर्न इंडियन ओशन में वेदर इतना ड्रास्टिकली चेंज होता है कि कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत ही हॉस्टाइल ओशन है। ओके, तो बच्चों देखो, ये जो कॉन्टिनेंट हम देख रहे हैं, ये अफ्रीका है। और अफ्रीका में एक चीज़ बता दूँ, ये जो ऐसे निकला ना सींग जैसा, ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन के पास जो तुम्हें सींग जैसा दिख रहा है, इसको थॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक। अब गौर सुनना, अफ्रीका के हम इधर देखें तो ये अपना इंडिया दिख गया, ठीक है। वापस हम अफ्रीका पे आते हैं, अफ्रीका के ऊपर चलते हैं तो हमें मिलता है यूरोप, ठीक। थोड़ा हम जूम इन करेंगे यूरोप पे, ठीक। तो हम यहाँ पहुँचेंगे, यूनाइटेड किंगडम दिख गया तुम लोगों को, ये यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। यहीं पर इसी को, ये इंग्लैंड है, ठीक है। तो यहीं पर नीचे है प्लाईमाउथ। ओके, ये रहा प्लाईमाउथ। प्लाईमाउथ दिख गया होगा। तो इस प्लाईमाउथ से उन लोगों ने सेल को स्टार्ट किया था। गॉट इट। अब ये लोग हुए क्या थे, प्लाईमाउथ से साउथ को ये लोग चलने लगे थे, साउथ साइड। थोड़ा जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ।
ओके, ये प्लाईमाउथ से कवर करते साउथ साइड आ रहे थे, मैं जैसे जैसे नीचे करते जा रहा हूँ ये लोग साउथ साइड आ रहे हैं, ये लोग साउथ साइड में आ रहे हैं। ये वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। ये जो मैं जूम कर रहा हूँ ये सारा वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का, ठीक है। ये गल्फ ऑफ गुइना, ठीक है, गबॉन, अंगोला, ये कंट्रीज़ को नाबिया, ठीक है, नाबिया को पार करते हुए साउथ अफ्रीका पहुँचे थे। साउथ अफ्रीका में हम जूम करेंगे तो यहाँ पर उन लोगों ने स्टे लिया था, ये रहा केप टाउन जहाँ पर ये लोग रुके थे। ओके, अब इनको प्लान था केप टाउन से ईस्ट साइड में बढ़ने का। तो केप टाउन में ईस्ट साइड का मतलब राइट साइड, राइट साइड मतलब ये रहा, ठीक है। अब जब ये केप टाउन से ईस्ट साइड निकलेंगे तो हमारा आता है इंडिया। तो ये लोग डायरेक्टली सीधे सीधे ऐसे ऐसे निकलना चाहते थे, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ये लोग ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचना चाहते थे, ये है सदर्न इंडियन ओशन जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ओके। कुल मिला के यही सदर्न इंडियन ओशन है। अब तो गौर समझना, तो यहीं पर जब ये लोग निकले थे तो इससे ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर्स आगे आ चुके थे, तभी जाके वेदर ख़राब होता है और ये लोग फंस जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बताएंगे बढ़ेगी तब मैं तुम्हें और बताता जाऊँगा, ओके। तो कुल मिला के ये डायरेक्शंस तुम्हें पता होने चाहिए, ओके। ये रहा इंग्लैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, एंड हेयर इट इज़ प्लाईमाउथ, ओके। और इसको जूम आउट कर देते हैं तो ये लोग फाइनली नीचे आए थे, ये अफ्रीका, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से होते हुए घाना, ठीक है, गैबॉन जो भी बताया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक आ चुके थे। और फाइनली वो यहाँ से ईस्ट की साइड जाएंगे। ओके बच्चे, पेज नंबर 14 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। तो जो मैंने बताया था साउथ अफ्रीका के सबसे सदर्न पार्ट है ये, ओके। वी बिगेन टू इनकाउंटर, इनकाउंटर का मतलब होता है यहाँ पर सामना करना, ठीक है, टू फेस स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स का मतलब होता है, ओके, जो समुद्र की हवाएं होती है ना उनको हम गेल्स कहते हैं। तो जो विंड थी, सी विंड या ओशनिक विंड, तो ये लोग उनको इनकाउंटर करने लगे थे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, ओके, कुछ वीक्स तक वो अपना अपने आराम से चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। तो हवा से देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हवा से ये है कि जो इनकी शिप है ऑल्दो उसको एक बूस्ट ही मिलने वाला था कि और तेज़ी से वो आगे बढ़ेगी। अब देखो प्रॉब्लम ये थी कि विंड एक ट्रबल नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो वेव अब डेवलप हो रही थी ना वो बहुत ही, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट। तो मास्ट का मतलब ये होता है, सपोज दैट दिस इज द शिप, ठीक है, ये एक शिप बना दी मैंने, ओके। तो शिप के सबसे पीछे होता है, इसको रडर कहते हैं, जो मैंने अभी अभी ये बताया, इसको रडर कहते हैं। इसको लेफ्ट राइट मोड़ोगे तो शिप भी लेफ्ट राइट मुड़ती है, ओके, उल्टा मुड़ती है शिप वैसे, क्या छोड़ो। तो जो सबसे हाईएस्ट पोल होता है ना, जो एंटीना का भी हो सकता है, रेडियो का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसको मास्ट कहते हैं, जो हाईएस्ट पोल होता है। और शिप पे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो कपड़े वपड़े तुमने पुरानी शिप्स पे देखे होंगे, ऐसे ऐसे कपड़े वपड़े फैरे रहते होंगे, ठीक है। तो उसको हम जिब कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आएगा JIB, जिब, ठीक है। तो अब देखो वो जो कपड़े होते हैं उनको हम वैसे कैनवास कहते हैं। तो उन कैनवास का काम ये होता है कि जो विंड होती है, जब विंड उन कैनवास से टकराएगी तो वो शिप को एक बूस्ट देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो वही काम होता है उन कैनवास का, और कोई काम नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हुआ ये था कि इनके जो वेव्स चल रही थी वो इनकी मेन मास्ट के बराबर थी, ऑलमोस्ट शिप की जो मैक्सिमम हाइट थी शिप की उतनी बड़ी वेव्स मिल रही थी इनको। December 25, क्रिसमस आ गया, फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो वो लोग केप टाउन से राइट डायरेक्शन में मूव कर चुके हैं, ऑलमोस्ट वो इंडियन ओशन में इंटर कर चुके हैं वो, ओके। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे। एट्रोशियस का मतलब होता है अनफ्रेंडली या बहुत ही ज़्यादा हार्श, ठीक है, HARSH, हार्श। तो वेदर बहुत ख़राब था, बिल्कुल भी इनका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए एट्रोशियस लिखा हुआ है। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। तो इन लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था अपना वही शिप पे, ओके, बढ़िया आराम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया, खुश थे। अब क्रिसमस की वजह से ऑप्टिमिस्टिक भी हो गए थे थोड़ा सा, शायद अब देखो जैसे सेंटा क्लॉज आते हैं तो फाइनली गिफ्ट्स लेके आते हैं, तो इनकी लाइफ में भी सेंटा क्लॉज आएंगे, ठीक है, और गिफ्ट के रूप में इन प्लेस ऑफ गिफ्ट वो जो वेदर है वो अच्छा कर देंगे, ठीक है, और इनकी जो सेल है ना वो स्मूथ हो जाएगी।
न्यू ईयर्स डे वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। खैर 25 से 1 जनवरी तक आ गए हम लोग और अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है पूरे वेदर में। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन खैर इन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया था, वो पूरे 6 ऑफ देम डिस्कस किए होंगे, तो उनको ये लग रहा था कि बहुत ही जल्दी वेदर में इम्प्रूवमेंट आएगा एंड थिंग्स विल बी ओके। ऑप्टिमिस्टिक थे। अब देखते हैं क्या होता है। एंड इट डिड चेंज, हाँ वेदर चेंज हुआ फॉर द वर्स। लेकिन वेदर चेंज तो हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, बल्कि वेदर जो था वो और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ठीक है, अब आगे इनके सामने और भी ज़्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। एट डॉन, डॉन का मतलब होता है इन द मॉर्निंग। ठीक है, एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। जाइगेंटिक मीनिंग लिख लो वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, वी वर सेलिंग विथ ओनली वन स्ट्रॉम जिब। तो जो मैंने स्ट्रॉम जिब बनाई थी ना, जो कैनवास का कपड़ा बनाया था, तो इन लोगों ने सारे जितने भी कैनवास थे, ठीक है, या उनको सेल्स कहते हैं एक्चुअल में, शिप पे जो लगे थे उनको सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो सारी सेल्स थी उन्होंने इन लोगों ने ड्रॉप कर ली थी, क्योंकि इतनी तेज विंड थी तो शिप की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और वो इतनी ज़ोर से पानी की वेव से टकराती तो शिप पक्का टूट जाती। तो इन लोगों ने स्पीड कम करने के लिए जो सेल्स थी, जो कैनवास के कपड़े थे, वो सारे कम कर दिए थे, एक लगा रखा था बस। ठीक है, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। ठीक है, तो ये जो नॉट्स है ना, ये स्पीड होती है शिप्स की जनरली। ये अगर कोई कार 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो ऑलमोस्ट वो मतलब 5 नॉट्स पे चल रही होती है वो। ओके, तो आधा होता है, किलोमीटर पर आवर का आधा होता है नॉट्स। ओके, एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी। ठीक है, जैसे देखो, अब देखो ये वेव्स होती हैं, ये वेव्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हैं। तो जब इनकी शिप किसी भी वेव के बिल्कुल टॉप पे पहुंचती थी, यहाँ पर जब शिप इनकी पहुंच जाती थी, ठीक है, तब इनको पूरा पूरा वास्ट यहाँ पर पूरा ओशन दिखता था कि इतना बड़ा ओशन है इनके सामने। ठीक है, और इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा। ठीक है, जो जाइगेंटिक का मतलब होता है, वही इनॉर्मस का भी मतलब भी होता है। ठीक है, ठीक है, रोज का मतलब होता है राइस का सेकंड फॉर्म है, रोज यहाँ पर राइस का सेकंड फॉर्म। तो जैसे ही इनकी शिप वेव किसी वेव के टॉप पे पहुंचती थी तो इनको पूरा सी नजर आता था। ठीक है, रोलिंग टुवर्ड्स अस, रोलिंग टुवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। तो अगर तुमने जब आंधी वांधी आई हो या बहुत ही तेज हवा चली हो, तो फाइनली यू कैन हियर द विंड कमिंग, तो विंड रशिंग, तो वो तुम्हारे कान से टकराती है तो तुम्हें आवाज़ आती है। ओके, तो इनको वो सारी आवाज़ें बहुत चुभ रही थी अब। ठीक है, और जो लैंड पे स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, ओशन और सीज में विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिब। अब देखो इनकी एक स्ट्रॉम जिब थी, अब फाइनली अभी भी इनकी स्पीड ज़्यादा थी, तो इन्होंने स्पीड और कम करने के लिए सारी सेल्स उतार दी, मतलब सारी स्ट्रॉम जिब हटा दी है। ठीक है, एंड लैस्ड द हैवी मोरिंग। मोरिंग का मतलब होता है रोपिंग करना। ठीक है, रोप इन लूप अक्रॉस द स्टर्न। लूप का मतलब होता है एक एंड से दूसरे एंड को पूरी तरीके से बांध देना, तो इन्होंने बार बार पूरे एंड को, जो शिप का मतलब लास्ट पार्ट था, ठीक है, उसको ढंग से लूप लगा के बांध दिया था। ओके, देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग। यहाँ पर लैश्ड का मतलब है रोप से बांधना, तो इन्होंने हर एक चीज़, जो भी चीज़ें शिप के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है, और वो गलती से कहीं पर मतलब शिप बहुत ज़्यादा लड़खड़ाई तो शिप से नीचे पानी में गिर सकती थी। ठीक है, तो इन लोगों ने उस चीज़ को होने से पहले, वो चीज़ ना हो, तो इन लोगों ने हर चीज़ को बांध डाला था। ओके, अच्छे से रोप से। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल। ठीक है, राफ्ट का मतलब होता है शिप पे जो बोट होती है ना, जिनमें हवा भरी होती है। ओके, इनकेस अगर शिप डूब जाती है तो फाइनली उन लाइफ राफ्ट्स का यूज़ करते हैं जो सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो ड्रिल का मतलब होता है यहाँ पर प्रैक्टिस। ड्रिल का मतलब इट डजेंट मीन लिटरली कि ड्रिल करना कहीं दीवार दीवार पे, यहाँ पर प्रैक्टिस है। तो इन लोगों ने तुरंत तुरंत 6 लोगों ने प्रैक्टिस की थी, इनकेस अगर शिप को कुछ होता है तो हम लोग कैसे कितनी जल्दी उस लाइफ राफ्ट में पहुंच जाएंगे, उस लाइफ राफ्ट को शिप से नीचे करेंगे और हम लोग अलग हो जाएंगे शिप से। ओके, ये सब किया उन्होंने। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स। अटैच्ड लाइफ लाइन्स का मतलब है इन लोगों ने अपने कमर के भी आसपास भी रस्सी बांध रखी थी। कई बार ये होता है कि शिप इतनी ज़्यादा मतलब जो मोशन होता है ना, वो बहुत स्टडी नहीं होता। ठीक है, वो स्मूथ नहीं होता है ना स्टडी होता है, तो शिप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती रहती है, जिससे हम बार बार हिलते रहते हैं, तो कहीं झटक के इधर उधर ना गिर जाए, तो अपने आप को बांध लिया था। ओके, तो कुल मिला के ये अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे थे जितने भी ले सकते थे। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। डोंट का मतलब होता है
किसी चीज़ को पहनना, टू पुट ऑन समथिंग। ऑयल स्किन्स का मतलब होता है ये वो जैकेट्स होती हैं जो वाटर प्रूफ होती हैं। एंड लाइफ जैकेट, और लाइफ जैकेट ये वो वाली जैकेट होती है जो तुम अगर पानी में गिर जाओ तो ये तुम्हें ऊपर फ्लोट कराती रहेंगी। एंड वेटेड, और उसके बाद ये वेट करते रहे कि शायद वेदर ठीक हो, शायद वेदर ठीक हो, बस इसी बात का ये लोग वेट करेंगे। ओके। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM। इम्पेंडिंग का मतलब होता है आने वाला, ठीक है, इनकमिंग, कोई चीज़ आने वाली हो। तो जो जिस चीज़ का लोग वेट कर रहे थे कि शायद या तो डिजास्टर आएगा या तो सब कुछ सही हो जाएगा, खैर यहाँ पर डिजास्टर आता है। तो 6 PM शाम को आता है विथ ओमिनस साइलेंस। ओमेन का मतलब, ओमेन तो वर्ड सुना होगा ना, OMEN, ठीक है। तो अगर याद हो क्लास 10 में हम लोगों ने एक पोएम पढ़ी थी, कौन सी, द डस्ट ऑफ स्नो, तो उसमें ये बताया गया था ना, क्रो और जो वो क्या कहते हैं दूसरा जो ट्री था, तो वो एक ओमेन के सिंबल थे। तो ओमेन का मतलब होता है अपशकुन। तो कहते नहीं कि मतलब तबाही से पहले की शांति, तो वही था। तो अचानक से सब चीज़ शांत हो चुकी थी, तो खैर उम्मीद थी कि शायद शांति इसलिए हो गई कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन वो सब सही नहीं हो रहा था, ठीक है। द विंड ड्रॉप्ड, विंड ड्रॉप का मतलब होता है विंड चलना बंद हो चुकी है। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्कर, और आसमान, स्काई जो स्काई ब्लू कलर का था वो और ज़्यादा डार्क हो चुका है। देन केम अ ग्रोइंग रोर, रोर का मतलब होता है लाउड नॉइस। अचानक से एक बहुत ज़ोर की रोर आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। इनॉर्मस का मतलब बताया था वेरी ह्यूज, क्लाउड का मतलब होता है बादल, टावर्ड का मतलब होता है इनके शिप के जस्ट ऊपर था, आफ्ट का मतलब होता है शिप के जस्ट बैक, बैक पोर्शन ऑफ द शिप इज कॉल्ड एज आफ्ट, ठीक है। और भी इनके नाम है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ आफ्ट का मतलब होता है आफ्टर, जो बैक बैक पोर्शन होता है उसको आफ्ट कहते हैं। तो इनको लगा कि एक बिल्कुल बहुत बड़ा सा क्लाउड इनके शिप के पीछे साइड आ चुका है, ठीक है। विथ हॉरर आई रियलाइज्ड, हॉरर का मतलब डर जाना, ठीक है, ये बहुत डर गए थे, नरेटर बहुत डर गया था। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। तो थोड़ी देर बाद इसको रियलाइज़ होता है, अब खैर मौसम इतना ख़राब हो चुका है और विजिबिलिटी लो है, तो अंधेरे में इसको इनको नरेटर को यही लग रहा था कि शायद एक क्लाउड आ चुका है, ठीक है, बहुत क्लोज। लेकिन बाद में इनको समझ आता है क्लाउड नहीं, एक बहुत बड़ी वेव है, और इतनी बड़ी वेव है कि इस इतनी बड़ी वेव नरेटर ने कभी देखी नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। इट परफेक्टली, परफेक्टली वर्टिकल, ये वर्टिकल ये होता है स्ट्रेट ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वर्टिकल है, और ये रहा हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो वेव थी वो बिल्कुल वर्टिकल थी, स्ट्रेट। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, तो जो वेव्स बाकी 15 मीटर की मिल रही थी, ऑलमोस्ट एवरेज 15 मीटर थी, तो इट वाज ऑलमोस्ट 30 मीटर्स, डबल शिप की जो मैक्सिमम हाइट थी उससे डबल थी। अब पक्का शिप को तो डैमेज होना ही है। विथ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वेव्स होती है ना, ओके, ये जैसे ओशन में वेव्स आती है ना, तो ये अगर तुम्हें फिजिक्स में याद हो तो ये जो टॉप पार्ट होता है ना इसको क्रेस्ट कहते हैं। तो इस वेव का जो क्रेस्ट था ना, ये बाकी सारी वेव से बहुत ज़्यादा था, ठीक है, डबल था बिल्कुल, ठीक है, इसीलिए बोला है। और फ्राइटफुल मतलब डरावना, ब्रेकिंग क्रेस्ट, बाकी जितने भी क्रेस्ट थे, क्रेस्ट बनी हुई थी वहाँ पर वेव्स की, उनसे सबसे बड़ी ये थी। द रोर इंक्रीज्ड, द रोर द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एंड एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव। स्टर्न का मतलब होता है बैक पोर्शन ऑफ द शिप, ठीक है। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, तो एक बार नरेटर को लगता है कि शायद वेव के ऊपर से हम लोग, ठीक है, जैसे ये सपोजिटेड वेव थी तो इनकी जो शिप थी वो आराम से ऊपर से ऐसे पीछे करके निकल जाती और वेव आगे को तो चली जाती, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बट देन अ ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस मतलब होता है बहुत जोर का, तेज। एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका, ठीक है। शुक द डेक, तो शिप थी इनकी पूरी बहुत बुरी तरीके से, एक बहुत भयंकर वाइब्रेशन इनको फील हुआ, ठीक है। समझ में आ गया था शिप का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डैमेज हो चुका है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, टॉरेंट का मतलब होता है लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर, ठीक है, उसको टॉरेंट बोला गया है। ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड, अब ये जो पानी है ना ये पूरा शिप के अंदर आने लगा है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, व्हील का मतलब यहाँ पर स्टीयरिंग है जो शिप को जिससे डायरेक्शन दी जाती है। तो स्मैश का मतलब होता है इसका जो नरेटर है इसका सर टकरा गया व्हील से बहुत ज़ोर से। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, ठीक है। अब हुआ क्या, पानी इतनी ज़ोर से आया ना तो नरेटर एक पल के लिए तो पानी के साथ बह के ऊपर, ओवरबोर्ड का मतलब होता है जो इक्विपमेंट्स नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये शिप की व्हील है जहाँ से डायरेक्शन दिए जाते हैं और सामने यहाँ पर कंट्रोल्स लगे रहते हैं, जैसे कार में डैशबोर्ड होता है ना, तो उसी को बोर्ड बोला गया है। तो ऐसा लगा था कि नरेटर इस बोर्ड के ऊपर गिर जाएगा, ठीक है।
एक बार पानी की वजह से नरेटर ने अपने रूम की जो भी कैबिन था उसकी सीलिंग भी छू ली थी, सीलिंग वाला होता है छत, और उसके बाद पानी जब पूरा भर गया तो ये पानी में डूबने लगा था नरेटर, ये हुआ था। ओके, एंड सिंकिंग बिलो द वेस्ट, उसके बाद नरेटर डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अप्रोचिंग का मतलब होता है पास आना, ठीक है, नरेटर ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो मरने वाला है, अब कुछ नहीं हो सकता। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेंस, जो नरेटर के अंदर था वो धीमे धीमे खोने लगा था, अब वो बेहोश होने लगा है, कुल मिला के नरेटर ये। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, नरेटर को बहुत शांति लग रही थी। अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, अचानक से माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, नरेटर अपना हेड पानी से बाहर निकालता है। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग का मतलब होता है पलट जाना, ठीक है। तो नाइटर जैसे अपना सर बाहर निकालता है, नाइटर रियलाइज करता है कि जो इनका जो वेव वॉकर जो इनकी शिप है ना, वो पलटने वाली है, कैप्साइज होने वाली है। हर मास्ट, हर यहाँ पर शिप को रेफर किया गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, तो मैंने जो बताया ना शिप का जो टॉप मोस्ट पोल होता है उसको मास्ट कहते हैं, तो ये जो मास्ट हमेशा वर्टिकल होता है ना, तो बता रहा है नरेटर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुका था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मतलब शिप ऑलमोस्ट 90 डिग्री टर्न कर चुकी है, ठीक है, लेकिन खैर पलटेगी नहीं। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक वेव आती है और शिप को सीधा कर देती है। देखो यहाँ पर ये, ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है, ठीक है। अभी तक वेव इनकी जान ले रही थी, लेकिन एक वेव ने इनकी जान भी बचा ली। माई लाइफ लाइन जर्क टॉन्ट, तो इनकी इसकी जो जो इसने कमर से बांध रखी है ना लाइफ लाइन, लाइफ लाइन का मतलब है यहाँ पर वो है जो इसने वो बांध रखी है रोप, ठीक है, उसमें मतलब झटके लग रहे हैं क्योंकि शिप बहुत बुरी तरीके से हिल रही है। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, अभी गार्ड रेल्स क्या होती है, अगर जब भी कभी तुम लोग स्टेयर से नीचे उतरते हो तो साइड में रेल्स लगी रहती हैं तुम्हें होल्ड करने के लिए, तो कई लोग उनको पकड़ के नीचे उतरते नहीं है, तो शिप में हमेशा गार्ड रेल्स लगी रहती है साइड में, कॉरिडोर में जाओगे कहीं भी जाओगे तो गार्ड रेल्स लगी रहती है, क्योंकि शिप कभी स्मूथली सीधे सीधे नहीं चलता हमेशा, तो वो टेढ़े मेढ़े होता रहता है, इसलिए तुम पकड़ लो गार्ड रेल्स, गिरो ना, ठीक है। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, मेन बूम का मतलब होता है मेन हॉल टाइप का, ठीक है। तो किसी तरह गार्ड रेल्स को पकड़ पकड़ के ये वहां पर उस मेन रूम में पहुंचा है जहां पर पानी इंटर कर रहा है। सब्सिक्वेंटली वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, रैग का मतलब होता है कूड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो वाकई वेव्स अंदर आ रही थी शिप के, तो नरेटर को ऐसे उछाल रही थी कि जैसे कोई डॉल नहीं होती जिसको लात मार दी जाती है तो उधर फेंकती रहती है, तो वैसे ही नरेटर की हालत थी शिप के अंदर। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, ठीक है, इनकी लेफ्ट रिब्स टूट चुकी है। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए हैं। समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, ठीक है। तो किसी तरह नरेटर पानी से बाहर आ चुका है, अब इतना सब मैनेज कर चुका है, एंड फाइनली वो करता क्या है, अपने आप को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और व्हील मिल गया है इसको, व्हील का मतलब वही स्टेयरिंग शिप का, ठीक है, लाइंड अप द स्टर्न, और शिप को सीधा कर लेता है ये, ठीक है। और उसके बाद वेट करता है कि नेक्स्ट वेव आने का। ओके, वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ओके, टू इन्वेस्टिगेट। तो अब देखो नरेटर ये बता रहा है कि पानी हर जगह शिप पे आ चुका है, बिलो द डेक पानी भरा हुआ है, तो ये वहाँ जाके चेक करना चाहता था, लेकिन नरेटर सोचता है कि नहीं, अभी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इस चीज़ को ज़्यादा दी जाए कि अभी शिप को ढंग से डायरेक्शन वेव से अलाइन कर दिया जाए ताकि शिप वेव के ऊपर से निकल जाए। ओके, सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, तो अचानक से जो डोर होता है जहाँ पर नरेटर है, वहाँ उस रूम का डोर खुलता है और देखता है कि मैरी नरेटर के पास आ रही है, और वो चिल्लाती है वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, तो शिप का जो डेक है वो टूट चुका है जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है, और मैरी बता रही है कि वी आर फुल ऑफ वाटर, की शिप में ऑलमोस्ट पानी भर चुका है और हम नहीं बचने वाले हैं। ओके, पेज नंबर 15। तो अब यहाँ पर ये हो चुका है, जो मैरी है नरेटर की वाइफ वो आ चुकी है। अब मैरी आ गई तो इसका मतलब ये है नरेटर अब मैरी को व्हील पकड़ा के, ताकि मैरी शिप को गाइड करे, अगली वेव पे आ रही होगी तो शिप को उसी डायरेक्शन में सेट कर दे ताकि शिप किसी तरह वेव के ऊपर से निकल जाए। अगर शिप साइड में होगी और वेव शिप के साइड में लगेगी तो पक्का शिप इनकी पलट जाएगी। तो यहाँ पर अब वो करेगा क्या, मैरी को गाइड करके मैरी को व्हील पकड़ा देगा, व्हील का मतलब वही शिप की स्टीयरिंग है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करने जाएगा कि शिप को डैमेज कितना हुआ है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैश,
स्क्रैम्बल का मतलब होता है किसी तरह लड़खड़ा लड़खड़ा के वो वहाँ तक पहुँचा है, ओके। और हैच का मतलब होता है एक डोर जिसे तुम अंदर बाहर जा सकते हो। शिप में जब चीज़ें होती हैं ना तो उसको हैच कहते हैं। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। तो जो लैरी है और हर्ब है वो जो वाटर अंदर आ चुका है शिप के, उनको पंप करके वो पागलों की तरह बाहर निकाल रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर का मतलब होता है वुड, वुडन पार्ट, ओके। लकड़ी का शिप बना हुआ था तो वही टिम्बर से बना हुआ है। हंग एट क्रेजी एंगल्स, तो बहुत बुरी तरीके से लटके हुए थे टिम्बर कि अगर सपोज दैट पानी अगर अंदर आता बहुत ज़ोर से तो पानी का फोर्स से मतलब उन टिम्बर से तुम कोई भी टकरा सकता था और किसी की भी जान जा सकती थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स। बल्ज, स्टारबोर्ड साइड समझ लो पहले। देखो, शिप जो होती है ना, सपोज दैट ये शिप है, तो शिप का जो राइट पार्ट होता है उसको हम स्टारबोर्ड साइड कहते हैं, स्टारबोर्ड साइड, ओके। अब बात ये थी, बल्ज का मतलब होता है जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जब गिरते थे सर केबल तो हमारे सर मतलब स्वेलिंग आ जाती थी। तो बल्ज का मतलब होता है कि वाटर जब बाहर से अंदर आया तो स्टारबोर्ड साइड टूट चुका था, तो वो अंदर की साइड टूटा हुआ था, ओके। क्लोथ्स, क्रॉकरी, क्रॉकरी मीन्स कटलरी वगैरह। चार्ट्स, टिन, टिन का मतलब टिन कैंस। टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, तो ये सारे पानी के नीचे पड़े हुए थे या तो पानी में ये तैर रहे हुए थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, क्रॉल्ड मतलब रेंगना। इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, अब ये बच्चों को देखने गया कि बच्चों की हालत क्या है, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। ओके, तो बच्चे देखो नीचे वाले बंक में तो पानी भरा होगा, तो बच्चे ऊपर वाले बंक में चले गए थे ताकि पानी से बच पाए। तो उन लोगों ने आंसर कुल मिला के दिया कि वो लोग ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प। बम्प का मतलब यहाँ पर स्वेलिंग है उसके हेड पे, फोरहेड पे बहुत भयंकर स्वेलिंग है। अबव हर आइज, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। यहाँ पर ये नरेटर कह रहा है कि मुझे अभी जो सू है, फाइनली शी इज़ अलाइव बट ही हैड नो टाइम टू वरी अबाउट। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास। कैनवास मतलब है एक कपड़ा जो कि वाटर टाइट है, जिससे पानी मतलब एक साइड से दूसरी साइड नहीं आ पाएगा। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, स्ट्रगल बैक ऑन डेक का मतलब वो डेक पे वापस आ रहा है काफ़ी स्ट्रगल करते हुए। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, बैश्ड ओपन का मतलब है कि स्टारबोर्ड साइड पूरी तरीके से ओपन है। अगर स्टारबोर्ड साइड ओपन है तो ऑब्वियसली जो पानी है ना, तो ओशन वाटर वो पूरा अंदर आ रहा है। We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. तो नरेटर यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हर एक वेव शिप से टकराती है, वो वेव पानी और शिप के अंदर ढकेल देती है। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम लोगों ने कोई रिपेयरमेंट नहीं किया तो हम पक्का डूब जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम और है, सपोज डैट कि अगर ये डूब भी जाता है, ये सोचते हैं कि अगर मैं अपनी लाइफ बोट मतलब नीचे उतार दूँ और फाइनली वी विल ऑल सिक्स ऑफ देम दैट दे गुड मैनेज टू गेट इन टू द लाइफ बोट, तो इतने ज़्यादा मौसम ख़राब है एंड देयर आर लॉट ऑफ वेव्स कि इनकी लाइफ बोट भी कैप्साइज हो जाएगी। कैप्साइज मतलब पलट जाएगी और ये लोग पक्का डूब के मर जाएंगे। और जो हमारी जो जैकेट होती है ना, तो लाइफ जैकेट, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 48 आवर्स या 72 आवर्स तक की तुम्हें पानी में फ्लोट करा सकती है। एक उसकी भी लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद नहीं। और ये लोग 3500 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट दूर हैं किसी कोस्ट लाइन से। तो ये बात सिंपल सी बात है, ये लोग तैर के तो आ नहीं सकते, वो भी इतने ख़राब मौसम में, बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Gaping holes का मतलब जो होल्स ओपन है जिनसे पानी अंदर आ रहा है, तो इसने क्या किया, किसी तरह उन नेल्स को लेके मतलब कीलों को लेके और हैमर को लेके जो होल्स हैं उनको कवर कर दिया कैनवास से ताकि पानी अंदर ना आ पाए। लेकिन खैर जितना भी कवर कर दे, कहीं ना कुछ तो ऐसा गैप्स छूट ही जाते हैं जहाँ से पानी अंदर आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा पानी फिर भी अंदर आता रहता है। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीम बिलो, सॉरी स्ट्रीम बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। साइड का मतलब है कि पानी कुछ कुछ अंदर आता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पानी था जो पानी शिप से टकरा के साइड में निकल जाता था, अंदर नहीं आता था। मोर प्रॉब्लम arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। तो अब इनके साथ और प्रॉब्लम्स क्या आ चुकी हैं, जो इनके वाटर पंप थे ना उनमें डिब्री आ चुकी है। डिब्री का मतलब होता है मलबा, जो चीज़ें टूट फूट जाती हैं, उनके जो पार्ट्स पड़े रहते हैं ना उनको डिब्री कहते हैं। जैसे स्पेस में बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं और वो स्पेस में फ्लोट कर रही हैं, उनको स्पेस डिब्री कहते हैं। तो जो
टूटे फूटे वुड के पार्ट्स थे ना, वो सब अब पंप में अटक रहे हैं। तो जाके पंप में होता क्या है, वो पंप काम करना बंद कर देंगे, और बाकी पंप में जिनमें पानी चला गया वो पंप शॉर्ट सर्किट कर गए, तो पंप पानी अब बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ओके, द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। तो जो वाटर लेवल है ना, तो वो काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा राइज हो चुका है कि इनकी जान भी जा सकती है और शिप को वो काफ़ी डैमेज कर सकता है। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बिन व्रेज्ड ओवरबोर्ड। व्रेज्ड का मतलब होता है फिक्स होना, ठीक है। तो ये जब ऊपर आता है तो ये देखता है कि हमारे पास दो स्पेयर पंप्स हैं। स्पेयर पंप्स का मतलब होता है जैसे जो वर्किंग पंप्स होते हैं वो लगे हुए हैं, स्पेयर मतलब इनके पास एक्स्ट्रा पंप्स रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो करेगा क्या, इन एक्स्ट्रा पंप्स को यूज़ करने में लगा देगा, क्योंकि बाकी तो शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं। हैड बिन रेस्ट ऑन बोर्ड, वो वहाँ पर फिक्स होके लगे हुए थे, अब उनको स्टार्ट करेगा। अलॉन्ग विद द फोर स्टे सेल। फोर का मतलब होता है आगे। तो मैंने तुम्हें जो सेल बताया था ना कि शिप पे ऐसे रहेगा, कपड़ा लगा रहता है टॉप पे, ओके। तो जो सबसे आगे जो ये सेल लगी होगी ना, उसको फोर स्टे सेल कहते हैं। द जिप, बीच वाले पार्ट को जिप कहते हैं। द डिंगीज, डिंगीज होती हैं छोटी छोटी सी बोट्स होती हैं जो शिप पे रखी रहती हैं, उनको डिंगीज कहते हैं। एंड द मेन एंकर, एंकर, एंकर अगर पता हो तो ये इस शेप का एंकर होता है जो शिप को छोड़ दिया जाता है तो शिप से नीचे गिरता है और जाके समुद्र में नीचे लटका रहता है। इससे शिप होता क्या है, इधर उधर भागता नहीं है पानी की लहरों की वजह से। ओके, तो वहाँ पर जाके इसमें कुछ इसका मतलब नहीं है, कुल मिला के बता रहा है कि वो जो पंप है ना वो इनके पास सब चीज़ों के रखे हुए हैं। ओके, देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तो इनके यहाँ एक चार्ट रूम है। चार्ट रूम मतलब जहाँ पर मैप्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। तो बहुत ही लकी थे, फॉर्चुनेट थे नरेटर जो इसको जो इलेक्ट्रिक पंप मिल गया था एंड फाइनली इट वॉज वर्किंग। वरना इस सिचुएशन में अभी तक तो हर चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर जा रही थी इसके हाथ से। Then I remembered okay, the night dragged on with an endless, okay। तो जो फिर बाद में पूरे दिन भर ये लोग काम करते हैं, रात आ चुकी है अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। कोल्ड का मतलब ये नहीं कि मौसम यहाँ पर ठंडा है, बिटरली कोल्ड रूटीन का मतलब है इनको भी ज़रा से भी आराम नहीं मिला हुआ है, ये मतलब है। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। स्टीयरिंग का मतलब होता है बोट को, इनकी अपनी शिप को ये बार बार स्टीयर करके सही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं वेव के हिसाब से। और वर्किंग द रेडियो का मतलब है ये बार बार कोशिश कर रहे हैं रेडियो से कांटेक्ट करने की, ताकि कहीं ना कहीं किसी से कांटेक्ट हो जाए, फाइनली अपने लोकेशन ये बता पाएँ एंड somebody can send some help. We were getting no replies to our mayday calls. ये mayday calls बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये mayday calls होता है, इमरजेंसी कॉल्स को mayday calls होती हैं। अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई mayday कॉल आई तो समझ लेना, ठीक है। तो कि मतलब तुम्हें उसकी हेल्प करनी करनी है, वरना वो बचेगा नहीं कोई, ठीक है। mayday कॉल्स को कई बार हम SOS भी कहते हैं या कहते हैं इमरजेंसी कॉल्स। ओके, तो ये अपने मीडिया कॉल्स जो भी कर रहे थे, खैर उस इनकी मीडिया कॉल का कोई रिप्लाई नहीं हुआ था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट का मतलब होता है बहुत दूर। तो ये लोग एक तरह से दुनिया के कोने में ही कहीं पड़े हुए थे दुनिया में। वैसे ऑल दो टेक्निकली स्पीकिंग देर इज़ नो कॉर्नर, वर्ल्ड इज़ राउंड, बट कहने के लिए ये दुनिया का एक कोना था। और इन लोगों के लिए कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं थी कि अगर इनकी रेडियो कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला था। सूज हेड हैड स्वॉलन अलार्मिंगली। तो अब जो इनकी बेटी है ना उसका हेड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। शी हैड टू इनॉमस, इनॉमस मतलब होता है ह्यूज, ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। तो उसके हाथ में एक बहुत डीप कट भी है जिससे ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रही होगी। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। तो यहाँ पर नरेटर कह रहा है सू से उसने पूछा होगा कि तुमने मुझे पहले ये सारी अपनी इंजरीज क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पर सू का रिप्लाई आया है, आई डेंट वॉन्ट टू वरी यू वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो सू जो जवाब देती है कि पापा जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें दे के आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। ओके, बाय मॉर्निंग ऑन January 3, 25 दिसंबर, 1 जनवरी और January 3 आ चुकी है। द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। तो पंप्स ने काफ़ी काम कर दिया है, अब वाटर लेवल कंट्रोल में आ गया है। फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। तो अब ये लोग आराम कर सकते हैं, सारे के सारे ऐसे आराम नहीं करेंगे गुड नाइट बाय बाय हम लोग सोने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये लोग रोटेशन में आराम करेंगे। मान लो जैसे पहले नरेटर आराम करेगा 2 घंटे, उसके बाद 2 घंटे के बाद नरेटर को उठा दिया जाएगा, नरेटर काम करेगा, फिर कोई और आराम करेगा, ऐसे टाइप की साइकिल चलता रहेगा जैसे आर्मी वाले करते हैं।
बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक। ट्रिमेंडस का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा लीक था कहीं ना कहीं समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया, ये वाटर लाइन, ये समझना पड़ेगा। देखो वाटर लाइन का मतलब होता है, सपोज दैट ये शिप है अपनी, ओके, तो शिप में पानी यहाँ पर नहीं होगा, पानी यहाँ तक कहीं ना कहीं होता है। तो इसी जहाँ तक पानी होता है ना शिप का, ये वाटर लाइन होता है। अब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक होल है वाटर लाइन के बिलो द वाटर लाइन, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं होल होगा। अब वाटर लाइन के नीचे होल है तो पानी आराम से अंदर आ सकता है। यही चीज़ें बता रहा है कि इसी वाटर लाइन के नीचे कहीं ना होल है। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नील। अब देखो जब इसने चेक किया वाटर लाइन के नीचे जाके कि पानी, मतलब ये पानी आ कहाँ से आ रहा है, तब इसने देखा जो शिप के जो मेन फ्रेम्स हैं जिस पे शिप टिका होता है, राइट साइड से वो पूरा टूटा हुआ था। नील का मतलब होता है जो लकड़ी के प्लैंक्स लगाए जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, वो भी टूटे हुए थे। ठीक है, राइट साइड ये समझ लो शिप में कुछ बचा ही नहीं है। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप a whole section of the starboard hull, starboard मतलब राइट साइड hull, except a few cupboard partitions। अब था ये, इसने जब वहाँ पर जाके विटनेस किया तो उसने देखा राइट साइड में शिप का जो एक तरह से आर्किटेक्चर है वो पूरा टूटा हुआ है, डैमेज्ड है, ओके। और वहाँ पर गिने चुने कबर्ड्स का मतलब होता है लकड़ी की फंटियाँ या लकड़ी के प्लैंक्स कहते हैं ना, वो लगे हुए थे गिने चुने बस, ठीक है, बाकी सब टूट चुका था। ठीक है, वो तो अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि पानी क्यों नहीं भर रहा है। अब मन में इसलिए नहीं पानी भर रहा है क्योंकि जो इनके वाटर पंप्स है ना वो भी पानी उसी रेट पे बाहर भी निकाल रहे हैं जिस रेट पे पानी अंदर आ रहा है। तो शिप एक तरह से सबमर्ज, मतलब पूरी तरीके से ढूंढा नहीं है, पार्शली फ्लोट करता रहेगा, और लेकिन पार्शली फ्लोट करता रहेगा, शिप आगे भी बढ़ता भी रहेगा, इसलिए ये लोग लकी हैं बस अभी। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia। तो ऑस्ट्रेलिया जाने से तो नामुमकिन है इनका, नहीं जा पाएंगे, इतना वेदर ख़राब है, शिप की हालत नहीं है, तो इस बीच में ही शिप सिंक हो जाएगा। आई चेकड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। तो इन्होंने चार्ट देख के नरेटर ने ये पता लगा लिया था कि इनके कुछ 100 किलोमीटर्स दूर कुछ आइलैंड्स है, दो आइलैंड्स हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम, ये फर्स्ट वाला ना आई है, ये आइल एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। तो यहाँ पर ये फ्रांस का एक साइंटिफिक बेस है, ओके। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन। देखो पिनप्रिक्स का मतलब होता है, जब सपोज दैट तुम्हारा चार्ट पेपर होता है ना, जब तुम उस चार्ट पेपर पे पिन से जो छेद करते हो ना, तो उसको पिनप्रिक कहते हैं। अब मेरी बात समझना, अगर उस चार्ट पेपर को थोड़ा दूर ले जाओ, फिर मैं तुमसे बोलूँ कि इस जो पिनप्रिक है, जो होल हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करो, तो चार्ट पेपर में वो होल नहीं दिखेगा, इतना स्मॉल होता है। तो इसीलिए उस आइलैंड को डिस्क्राइब करने की कोशिश यहाँ पर ये की गई है कि उतने बड़े ओशन में, पूरे ओशन में वो बिल्कुल एक छोटा सा एक डॉट था। अभी मैप पे मैं दिखा दूंगा, ये बात तुम्हें रियलाइज हो जाएगी। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड, अबेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम होना। तो वो ये कह रहा था कि जब तक सी और विंड की इंटेंसिटी कम नहीं होगी, सो वी कुड होस्ट सेल, जब तक इंटेंसिटी कम नहीं होगी तब तक हम अपने सेल्स को ओपन नहीं कर पाएंगे। सेल्स का मतलब वही कैनवास के कपड़े जिनसे हवा लगेगी तो शिप आगे बढ़ती है। अब वो कैनवास ओपन नहीं करेगा क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है, अगर उसने कैनवास ओपन भी कर दिया, ओके, फुल फ्लेज मतलब पूरी तरीके से ओपन कर दिया, तो सेल्स फट जाएंगे, या वो जो पोल है ना वो भी उखड़ सकता है शिप से, और वो उखड़ जाएगा तो शिप में और पानी भर जाएगा। आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड का मतलब है यहाँ पर उनके ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम है, वरना वो वहीं के वहीं रुके रहेंगे, उनकी शिप आगे ही नहीं बढ़ेगी। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सेकेंडरी, तो एक इनका मेन इंजन था वो भी काम करना बंद हो चुका था, और इनके पास जो सेकेंडरी इंजन था, जिससे उम्मीद थी अगर मेन इंजन ख़राब होता है तो दूसरा इंजन चालू करेंगे, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो कुल मिला के इंजन के थ्रू तो नहीं, अब जैसे पुराने ज़माने में लकड़ी के शिप नहीं होते थे, हवा के थ्रू चला करते थे, तो कुल मिला के बस वो विंड बची हुई थी। अब वो वेट कर रहे थे कि विंड थोड़ी धीमी हो जाए ताकि ये सेल्स ओपन करें और शिप आगे धक्का लगे तो शिप बढ़े आगे। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो कुल मिला के कंटिन्यूस पंपिंग के बाद पानी निकालते निकालते कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ पानी रह गया शिप के अंदर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। पेस का मतलब होता है स्पीड। नरेटर ये कह रहा है कि अब बस जितनी रेट से पानी अंदर आ रहा है शिप के, उसी रेट से हमें पानी बाहर भी निकालना है,
तभी शिप फ्लोट कर पाएगा, अदरवाइज द शिप विल सिंक। We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. अब देखो, मैंने जो तुम्हें बताया था ना, पोल होता है जो सबसे लंबा पोल होता है, तो ये मत सोचना कि शिप का जो पोल होता है वो केवल शिप के ऊपर वाले पोर्शन तक रहता है। लेट मी ड्रॉ इट, तब तुम ढंग से समझ पाओगे। ओके, तो ये मत समझना कि सपोज दैट ये शिप होता है। ओके, तो ये ये वाटर लाइन है, पानी यहाँ तक शिप के ऊपर भरा हुआ है। ठीक, ये मास्ट हो गया। तो ये मत सोचना मास्ट यहीं पर बस फिक्स होता है, नहीं, मास्ट पूरा नीचे तक गया होता है सपोर्ट के लिए, और इसके ऊपर सेल होती है। अगर विंड की स्पीड बहुत ज़ोर से आएगी तो ये मास्ट पूरा यहाँ से डी अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हो लगे तो पानी दोबारा अंदर भर जाएगा। ओके, ये रीज़न था, इसलिए वो कह रहा था कि हम अपना मेन मास्ट को ओपन नहीं कर सकते हैं। The pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. तो इन्होंने स्टॉर्म जिब निकाल के होस्ट कर दिया था। स्टॉर्म जिब होता क्या है, छोटा सा पर्दा होता है कैनवास का, ताकि तेज़ हवा भी चल रही होगी ना तो इतना प्रेशर शिप पे नहीं पड़ेगा कि शिप लड़खड़ा जाए या वो कैनवास ही फट जाए। और इसके बाद होप, इनकी ये एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होप होती है कि शायद अब जो भी होगा ये लोग पहुंच जाएंगे किसी तरह उन स्मॉल आइल एम्स्टर्डम तक, जो एक छोटा सा आइलैंड है। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, ओके, एंड क्रैकर बिस्किट। बीफ होता है जो ऑक्स होता है या बुल होता है, उसका जो मीट होता है उसको बीफ कहते हैं। एंड क्रैकर बिस्किट होते हैं जो 50-50 बिस्किट्स नहीं आते अपने, ओके, तो वो क्रैकर बिस्किट्स होते हैं। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, तो 2 दिन में पहली बार कुछ खा रहे हैं ये लोग। बट आर रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब है यहाँ पर रेस्ट, वॉज शॉर्ट लिव्ड। तो इनका जो रेस्ट था वो बहुत ही कुछ टाइम के लिए था, शॉर्ट लिव्ड था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। तो इन्होंने ये लोग ऑब्जर्व ये करते हैं कि जो ब्लैक क्लाउड्स है ना, वो दोबारा से शिप के पीछे साइड बिल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। विद इन द आर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। तो जो विंड है वो 40 knots पे हो चुकी है, मतलब 80 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 80 के ऊपर है, 80 किलोमीटर के ऊपर है। ठीक है, एंड द सी वॉज गेटिंग हायर। यहाँ सी गेटिंग हायर का मतलब है सी में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगी हैं। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरिएट, वेदर ख़राब हो रहा था थ्रू आउट द नाइट, एंड बाई डॉन ऑन January 5 आर सिचुएशन वर अगेन डेस्परेट। तो पूरी रात वेदर ख़राब होता रहा और इनको चिंता लगी रही किसी तरह वेदर ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग में, ओके, तो हुआ ही होता ये कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और इनकी सिचुएशन दोबारा से, जो इनकी सिचुएशन है वो ख़राब हो जाती है। व्हेन आई वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, अब ये फाइनली अपने बच्चों के पास देखने गया कि बच्चों की हालत क्या है। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड डैडी, आर वी गोइंग टू डाई? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। तो यहाँ पर जो उनका बेटा है वो पूछ लेता है कि हम लोग मरने वाले हैं, तो लेकिन यहाँ पर वो अपने बच्चों को एश्योर करता है, भरोसा दिलाता है कि नहीं, हम लोग बच जाएंगे, हम लोग सर्वाइव करेंगे कैसे भी करके। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी aren't afraid of dying if we can all be together, you and मम्मी, सू एंड आई। तो यहाँ पर जो छोटा बच्चा है ना, उसके अंदर एक बहुत बहुत बड़ी ऑप्टिमिज्म है, उसके अंदर बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म है। तो वो ये जब बात बोलता है ना कि अगर हम सब लोग साथ रहेंगे पापा, तो हम लोग कुछ नहीं होगा। तो ये बात एक ये सुनने के बाद जो नरेटर है उसके अंदर एक दोबारा से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, अगर इतना छोटे से बच्चे का ये बात बोल सकता है तो मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतना कुछ जानता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ तो सिचुएशन कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना संभालने की। तो यहाँ से वो और चीज़ों को मेहनत करके संभालने की कोशिश करेगा। करता कुछ नहीं, वो सोने चला जाएगा अभी थोड़ी देर में। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। तो वो कह रहा है उसके पास शब्द नहीं थे एक तरह से क्या उसको बताया बच्चों को। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटर्मिन्ड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। तो उसने ठान लिया था कि उसको सी से लड़ना है कुछ भी करके, और अपने बच्चों को और बाकी दोनों लोगों को, जो दो सेलर्स और थे, उनको बचाना है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, मतलब राइट साइड जो शिप का वीक हो चुका है, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द डैमेज पुल पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। पैराफिन का मतलब समझ लो जो क्रूड ऑयल नहीं आता है, ठीक है। इफ़ यू हैव विजिटेड अ मैरिज सेरेमनी, तो तुम लोगों ने जनरली देखा होगा कि खाना खाने के बाद वी थ्रू दोज प्लेट्स, एक क्या कहते हैं, जो बड़ा सा ड्रम टाइप का लगा होता है ब्लू कलर का प्लास्टिक का,
तो वैसे ही ड्रम थे। इन लोगों ने किया क्या कि उतने बड़े बड़े कई सारे ड्रमों को इकट्ठा किया। उन ड्रमों से एक्चुअली उन ड्रमों में होता क्या है, जो इनके जो मेन इंजन है ना, उसमें डीजल जो भरता है, तो उन ड्रम्स में इन लोगों ने डीजल भर के ले जा रहे थे। तो वो जब ड्रम खाली हो चुके थे, उन ड्रम्स को सबको इकट्ठा किया, और जो भरे भी थे उनको भी इकट्ठा किया, और उन सारे ड्रमों को एक बड़ी सी नाइलॉन रोप से बांध देते हैं ये लोग। और इस नाइलॉन रोप से बांधने के बाद ये लोग जो शिप का राइट साइड है, जो स्टार्टबोर्ड साइड है, वहां पर जाके इस ड्रम को फिक्स कर देंगे, जो शिप का पार्ट खुला हुआ है, ओपन है, जिससे पानी अंदर आ रहा है। तो कम से कम उन ड्रम से पानी अगर टकराएगा तो थोड़ा बहुत पानी जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और शिप के अंदर नहीं इंटर करेगा। करेगा तो, बट उस क्वांटिटी में नहीं करेगा जिस क्वांटिटी में पहले कर रहा होता है। तो ये इनकी प्लानिंग होती है। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. तो खैर ये लोग शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन पानी शिप के अंदर आ रहा है। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, तो इनको लग चुका था कि अब सब समाप्त हो गया है, टाटा बाय बाय होने वाला है सब कुछ। But Wavewalker rode out the storm, and by the morning of January 6, we, with the wind easing का मतलब होता है जो विंड थी अब वो धीमी हो रही थी। अब किसी तरह इनका जो भरोसा था शिप पे, इन्होंने जितना वेदर पे टेस्ट कर रखा था, खैर वो टेस्टिंग कामयाब हुई। इनकी जो शिप थी धीमे 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 कछुए की चाल चलते चलते जो खराब मौसम का जो एरिया था ना, उससे धीमे धीमे बाहर आ जाती है। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, change the course, drift and current in an effort to calculate our position। तो कुल मिला के ये सारी पोजीशन को कैलकुलेट करा, चीज़ों को मतलब पैरामीटर्स को मतलब एनालाइज करते हुए, विंड स्पीड कितनी है, वाटर करंट्स की स्पीड कितनी है, तो हमारी शिप कितनी स्पीड से चल पाएगी, ये सब चीज़ें कर रहा है। द बेस्ट आई कुड डिटर्मिन वॉज डैट वी वर समवेयर अराउंड 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। ठीक है, तो जो आइलैंड की जो लेंथ है ना, मतलब एक तरह से विड्थ समझ लो या लेंथ समझ लो, वो केवल 65 किलोमीटर है, और ये बहुत कम होती है अगर तुम पूरे ओशन को देखोगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी। मूविंग पेनफुली का मतलब, अब देखो सू को अगर तुम्हें याद हो तो उसके हेड पे बम्प्स निकल आए थे, और उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक कलर की हो गई थी। तो फाइनली वो आ गई किसी तरह मुश्किल से चलते हुए। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड was now very swollen and her blackened eye narrowed to slits। अब देखो जो उसका जो लेफ्ट साइड हेड था ना, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है। ओके, और जो उसकी आई थी जो ब्लैक कलर की हो गई थी, ब्लैक एंड आइज। अब स्लिट्स का मतलब होता है एक लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं, उसकी आंखें खुल नहीं पा रही है, ये कुल मिला के वो चाइनीज़ जैसे दिखने लगी है, तो उसकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, अब इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है उसके। शी गेव मी अ कार्ड शी मेड। ठीक है, उस बच्ची ने खैर इतनी सारी टेंशन के बीच में एक कार्ड बना लिया है। अब छोटे बच्चों का काम क्या होता है, ये कार्ड बनाते रहते हैं। ठीक है, वही उसने काम कर लिया है। ऑन द फ्रंट साइड शी हैड ड्रॉन कैरी क्रीचर्स ऑफ मैरी एंड मी। कैरी क्रीचर्स का मतलब होता है कि तुम्हारी कोई अगर जैसे कार्टून टाइप की इमेज बनाते हैं, उसको कैरी क्रीचर कहते हैं। जनरली हम जैसे पॉलिटिशियंस की देखते हैं न्यूज़पेपर में, वो चीज़ कैरी क्रीचर होती है। विद द वर्ड्स, हियर आर सम फनी पीपल, did they make you laugh? I laughed a lot as well. Inside was a message, oh, how I love you both. So, this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it। तो यहाँ पर उस कार्ड में एक तरह से वो उसने पापा मम्मी की एक हंसती हुई शक्ल बना दी थी, और उसमें ये लिखा हुआ था कि वो अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करती है। ओके, और वो ये भी लिखा हुआ था कि वी होप फॉर द बेस्ट, कि सब कुछ अच्छा ही होगा। इस उम्मीद में उसने कार्ड अपने पापा को दिया था, और इस कार्ड को देखने के बाद पापा के अंदर एक एक तरह से दोबारा से एक जोश आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एक ऑप्टिमिज्म आ जाएगा कि नहीं, वो किसी तरह वो मैनेज करके अपनी फैमिली को सर्वाइव करा देंगे। देखो बच्चों, ये रहा इंडिया, ये इंडिया के नीचे है इंडियन ओशन। यहाँ पर अगर याद हो तो यहाँ पर था केप टाउन, जहाँ से ये लोग जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ओके, और एक खास बात बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जब साथ मिलके बोला जाता है ना, तो माना जाता है ये ओशिनिया है। तो फाइनली अभी देखो, यहीं पर बीच में है आयल एम्स्टरडैम, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो छोटा सा आइलैंड है। अगर तुम्हें एक टिन्ना टाइनी सी टिन्नू सी चीज़ दिख रही हो, तो ये देखो एक चीज़ दिख रही है, ये है नहीं, ये नहीं है। ओके, ये काफ़ी बड़ा है, ये तो दिख भी रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो है कहाँ। इधर टैप करा, ठीक है, यहाँ पर डाला आयल एम्स्टरडैम। अब देखना वो इतना टाइनी आइलैंड है। कम ऑन, चलो, ये रहा आयल एम्स्टरडैम।
ये रहा छोटा सा आइलैंड, 65 किलोमीटर के आसपास की वृत्त थी। अब ये देखो, अगर मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, इतने बड़े ओशन में, इसीलिए इसको पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन बोला गया है। इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और उधर था अफ्रीका के सबसे साउथेस्ट पॉइंट था, ठीक है, केप टाउन। इंडिया के जस्ट नीचे है आइल एम्स्टरडैम। ये रहा, अभी मिस भी हो जाता। ओके, ये छोटा सा पेज नंबर 17, वी आर गोइंग टू बिगिन फ्रॉम हेयर। ओके, I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. So the narrator had already lost the main compass and he was using the one he was having एज अ सप्लीमेंट्री कंपास। ओके, स्पेयर का मतलब होता है जो बचा हुआ चीज़ होती है उसको स्पेयर कहते हैं। तो जैसे कार होती है उसमें 4 व्हील्स होते हैं लेकिन एक हम स्टेपनी रखते हैं, तो वैसे ही कंपास इनके पास था। बट प्रॉब्लम ये थी, जो इनका कंपास था दैट वाज नॉट करेक्टेड फॉर द मैग्नेटिक वेरिएशंस। ये मैग्नेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं समझ लो। जनरली जो हमारे पास कंपास होता है, जो हम लोग देखते हैं यहाँ मिलता है, वॉचेस में लगा रहता है, वो सब ये समझ लो कि अगर कहीं तुम रुके हुए हो, स्टैटिक हो, तब तक वो ठीक है, काम करते हैं, ऑलमोस्ट सही काम करते हैं। बट अगर तुम कहीं मूविंग हो, ओशन वगैरह में खासकर, तो जो उनसे जो डेटा मिलता है, हम पूरे 100% डिपेंड नहीं रह सकते उनके ऊपर। ओके, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहती है, या उनसे दूर जाते हैं तो कम होती रहती है। तो इसकी वजह से उनमें डिफ्लेक्शन कम ज़्यादा होने लगता है कंपास के अंदर, तभी उनको मैग्नेटिकली करेक्ट किया जाता है, तब जाके वो कंपास हम यूज़ करते हैं। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents. Allowance का मतलब होता है उसने, एक तरह से हम लोग नहीं पढ़ते प्लस माइनस, अगर कोई चीज़ सही है तो कितनी सही हो सकती है, कोई चीज़ गलत हो कितनी गलत हो सकती है, तो उसने एक तरह से अलाउंस दे रखी थी। ओके, अलाउंस का मतलब ये समझ लो, जैसे मॉम डैड ने किसी ने बोला कि कोई चीज़ लेके आओ, तो सपोज डैड वो चीज़ 15 रुपए की है, तो मॉम तुम्हें 20 रुपए दे देती है। अगर सपोज डैड ज़्यादा की आए, तो उन्होंने 5 रुपए का तुम्हें अलाउंस दे रखा है कि अगर ज़्यादा की आ रही है, मान लो 17 की मिल जाती, जो 15 की एक्सपेक्ट कर रखा है, तो ये 20 रुपए दे रहे, तो 5 रुपए तुम्हारा अलाउंस है। तो उसने वही अलाउंस ले रखा था, डिग्रीज में लेके, यहाँ पर रुपीज़ नहीं, रुपीज़ एग्जाम्पल लिया, डिग्रीज में उसने अलाउंस ले रखा है। ओके, आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट्स। तो करंट्स का मतलब जो ओशंस में जो वेव्स बनती है ना, उनको करंट्स कहते हैं। और वेस्टर्ली का मतलब जो वेस्ट साइड से आ रही हूँ। ओके, वेस्ट साइड से, इधर से ऐसे आ रही हूँ। खैर, वेस्टर्ली करंट्स ध्यान रखना, इनको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इनको इनको वेस्ट साइड ही जाना, बोला सॉरी, हाँ, ईस्ट साइड जाना है। तो वेस्ट से जो करंट आ रहा है वो इनकी हेल्प कर रहे हैं, ईस्ट साइड को पहुँचा रहे हैं, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो वेस्टर्ली करंट्स वहाँ पर मतलब फ्लो करते हैं, और जनरली इन्हीं वेस्टर्ली करंट्स की वजह से जो पुराने सेलर्स हुआ करते थे, जो बहुत पहले बिजनेस के पर्पज से आते थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, या वो शिप्स हुआ करती थी डैट वॉज बिल्ट ऑफ द वुड, और जिसमें कैनवास लगे रहते या सेल्स लगे रहते, तो जिसमें उस टाइम इंजन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इन करंट्स के थ्रू ही आया करती थी। अबाउट 2 p.m. ओके, वी आर हेयर। अबाउट 2 p.m. आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। स्टीयर का मतलब होता है स्टेयरिंग से डायरेक्शन देना, कोर्स का मतलब होता है रास्ता। तो उसने लैरी से बोला कि जो जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, इससे 185 डिग्री को टर्न कर लो। इट वर इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील। कन्विक्शन का मतलब होता है अपनी तरफ से कोई एक तरह से सॉलिड आर्ग्यूमेंट रखना, किसी चीज़ पे तुम्हें बिलीव करना, कोई चीज़ हो। तो उसको लग रहा था, लेकिन उसे 100% इस बात पे डाउट नहीं था। डाउट था मतलब कि जो उसने कैलकुलेशंस किए हैं, 185 डिग्री शिप को टर्न किया है, अब वो उस आयल एम्स्टर्डम तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, क्या पता कुछ ज़्यादा डिग्री टर्न कर लिया हो तो वो कहीं आगे निकल जाए। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. तो 2 बजे उसने ये बात बोली है, और उम्मीद कर रहा है, ओके, कि 5 p.m. तक इन द इवनिंग कि वो आइलैंड्स, दैट दोज आइलैंड्स वुड बी विजिबल। बट द थिंग इज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 3 hours। तो इन 3 hours वो क्या करेगा? With a heavy heart, we are here, okay? With a heavy heart, I went below, climbed up my bunk. Bunk का मतलब होता है बेड वही, and amazingly doze off. Doze off का मतलब होता है sleep. सो गया. When I woke up, it was 6 p.m.
ठीक है, शाम को 6 बज चुके थे, ठीक है, 5 बजे से 1 घंटे ज़्यादा हो चुका है। एंड ग्रोइंग डार्क, शाम हो चुकी थी। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड्स, तो जब वो उठा तो फाइनली उसने रियलाइज़ किया कि काफ़ी टाइम बीत चुका है और 1 घंटा उसने मिस कर दिया, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद उन आइल एम्स्टर्डम से वो काफ़ी आगे निकल गया होगा। उसने अब वो वापस आना बहुत मुश्किल है उनके लिए। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, विद द सेल का मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग जीप इन लोगों ने रखा था, ओपन कर रखा था, जिससे हवा लग रही थी सेल्स पे और शिप आगे बढ़ रहा था। वी कुडेंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, तो ये कह रहा है अगर उन आइलैंड्स को पार करके वो आगे आगे निकल गया, सपोज दैट दीज वर द आइलैंड्स, अगर ये यहाँ कहीं आसपास है तो ये वापस टर्न नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर से तो आ रही हैं क्या, वेस्टर्ली करंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इन करंट इतनी शिप में देखो जनरेटर है नहीं, जनरेटर आई मीन टू से इंजन है नहीं इनके पास, तो सेल्स के थ्रू ये लोग वापस नहीं आ सकते उन करंट्स को बीट करते हुए। तो ये चीज़ थी। एट द मोमेंट एट द मोमेंट अ टाउस्ड हेल्ड appeared by my bunk. ओके, टाउस का मतलब होता है एक तरह से स्वेलिंग टाइप की हेड थी उसकी, ठीक है, बच्चे का, तो उसी को टाउस हेड बोला गया है। अपीयर्ड बाय माई बंक, तो ये बेड पे लेटा हुआ होता है, इस बात में टेंशन ले रहा था, तभी नीचे से एक हेड उठते हुए आता है। कैन आई हैव अ हग जॉनथन आज, सू वॉज राइट बिहाइंड मी, तो जॉनथन बोलता है कि पापा से कि पापा ठीक है मैं आपको गले लगा लूँ। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो सन की नज़रों में पापा बिल्कुल हीरो बन चुके हैं। नॉट नाउ जॉन, आई एम अफ्रेड, ठीक है, तो वो मना कर देता है जॉन से कि नहीं अभी तुम हक नहीं मिलेगा। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, तो यहाँ पर सू बहुत कॉन्फिडेंटली कहती है कि आपने जो डायरेक्शंस बताई थी हम लोग उस डायरेक्शन गए और हमें आइलैंड्स मिल चुके हैं। वॉट, आई शाउटेड, इट्स आर इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड। यहाँ पर कोरस्ट का मतलब है कि उन लोगों ने बिल्कुल साथ बोला कि वो इट्स आउट देयर इन द फ्रंट, एंड दे कोरस मतलब वो साथ में बोल देते हैं बिल्कुल। अ बिग एज अ बैटल शिप, तो आइलैंड्स दूर से बिल्कुल एक शिप जैसा दिख रहे हैं। बैटल शिप मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग युद्ध पोत। ओके, आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड, गेज्ड का मतलब होता है देखना। ओके, दिस इज द वर्ड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन, स्टार का मतलब होता है यहाँ पर कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द आइलैंड एम्स्टरडेम। तो अभी देखो शिप से इतनी अभी आइलैंड बहुत पास नहीं आया, अभी काफ़ी दूर है, तो आइलैंड एक लाइन टाइप का दिख रहा है बिल्कुल। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ब्लीक का मतलब होता है बिल्कुल सॉलिड, जहाँ पर प्लांट्स वगैरह ना हो, विथ लिटिल वेजिटेशन, हाँ देखो ये लिखा हुआ है विथ लिटिल वेजिटेशन, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो मे बी दे विल आस्क अ क्वेश्चन दैट वाई इट वॉज रेफर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ओके, तो बस ये बताना है कि इनके लिए जस्ट बिकॉज दे वर गोइंग टू बी सेव्ड and there was a rescue, they would be rescued by the scientists, by the French scientists who were working there, so इसलिए ये बेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड था। बस ये बात समझानी तुमको। ओके, हेयर पेज नंबर 18। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, अब देखो रात हो चुकी तो ये लोग अभी शिप पे ही रहेंगे। ऑफ शोर का मतलब होता है आइलैंड के बिल्कुल पास आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा ठीक है शोर पे नहीं है, थोड़ा दूर है शोर से। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है रहने वाले लोग, ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे, चीयर्ड का मतलब होता है मतलब एक तरह से वेलकम करना है यहाँ पर, मतलब खुशी के साथ वेलकम कर रहे थे। एज दे हेल्प्ड अस अश्योर, अश्योर का मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उन आइलैंड्स के जो इनहैबिटेंट्स जो साइंटिस्ट थे वहाँ पर उनको पता चलता है, व्हेन दे कम टू नो दैट देयर आर पीपल इन द शिप एंड द देन द शिप इज़ ऑलरेडी डैमेज, तो वो वहाँ पर इनको रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। डायरेस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इतना स्ट्रेसफुल मतलब माहौल था, सिचुएशन थी, फिर भी दे वर ऑप्टिमिस्टिक कि हम बच जाएंगे, और वो मेहनत करते रहे। हालांकि ऐसा भी हो सकता था कि वो एक्सेप्ट कर लेते अपनी फेट की अब कुछ होने वाला नहीं है, शिप टूट चुका है एंड वी आर ऑलरेडी कॉट इन द स्टॉर्म, सो देयर इज नो वे टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, सो दे वुड हैव एक्सेप्टेड देयर फेट कि हम लोगों को अब डेथ मिलनी है और एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, मतलब दे कंटिन्यूड देयर फाइट, यही बात बस है। एंड मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर द मोस्ट क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर अपनी वाइफ को वो प्रेस कर रहा है कि
कि जो मैरी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम व्हील को संभाल के रखी है। व्हील का मतलब स्टीयरिंग व्हील। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ a 7-year old girl who did not want to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove reoccurring blood clot between skin and the skull। तो हुआ ये था कि वो अपनी डॉटर को भी प्रेस कर रहा है कि उसको इतनी चोट लग गई थी, फिर भी उसने ये बातें नहीं बताई अपने पेरेंट्स को कि उसको ये बात समझ में आ गई थी उसकी 7 इयर्स डॉटर को कि अभी ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है, सबकी जान बचाना है कि या उसकी चोटों को सही करना है। खैर, अब वो ये बात उसने ब्रैकेट में बताई है कि जो उसकी जो चोट लगी थी ना, उसमें मतलब क्या कहते हैं, माइनर ऑपरेशन हुआ तब जाके जो ब्लड क्लॉट हो गया था उसको निकाला गया है। ब्लड क्लॉट का मतलब ब्लड जो जम जाता है। एंड ऑफ अ 6 year old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और एक जो छोटा बच्चा 6 साल का जो जिसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था मरने से। तो ये था। तो कुल मिला के अपने एफर्ट से ज़्यादा नरेटर उन लोगों को प्रेस कर रहा है जो इनके साथ थे और जिनको बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट नहीं था कि हम यहाँ पर मतलब हम उनकी जो लास्ट ब्रेथ हो वो इस ओशन में हो। तो इस बात को ज़्यादा प्रेस करता है रैदर देन हिज ओन एफर्ट्स। ऑल्दो नरेटर के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब काबिल तारीफ है नरेटर काम, क्योंकि पूरा देखो गाइडेंस करने का और उसका कैलकुलेशन करने का काम पूरा नरेटर का ही था। ओके।